मेरा पति रोज शराब पीकर आता था और मुझे मारता पीटता था। एक रोज वो बीमार पड़ गया और मुझे एक लिफाफा दिया। कहा कि मेरे मरने के बाद ही इसे खोलना। उसके मरने के बाद जब मैंने वो लिफाफा खोला तो उसमें मेरे नाम पर ढेर सारी संपत्ति थी, पर उसे पाने की पहली शर्त रखी थी कि मैं उसके पागल भाई से शादी कर लूं। पैसों के लिए मैंने उसके पागल भाई से शादी कर ली, पर जब रात को मैं उसके कमरे में गई तो मेरा कलेजा बाहर आ गया और मैं रात भर जोर जोर से चीखती रही, क्योंकि मेरा मेरा नाम मनीषा है। मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब हैं और हम 3 बहनें और एक भाई है। मैं घर पर सबसे छोटी हूँ। मेरी दोनों दीदी की तो किसी तरीके से शादी हो गई थी, पर मेरी शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरे माँ बाबा के पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे। माँ बाबा ने सोचा था कि भैया की शादी करके जो दहेज मिलेगा वो मेरी शादी में ही काम आ जाएगा, पर मेरे भैया ने अपनी पसंद से शादी कर ली थी और भाभी के साथ अक्सर ही माँ का कलेश होता रहता था। मेरी माँ बहुत रोती रहती थी और परेशान भी होती थी। भाभी किसी तरीके से मुझे घर से निकालना चाहती थी क्योंकि मैं जवान हो गई थी और मेरी उम्र 22 साल हो गई थी। मैं घर पर ही बैठी थी। हमारे मोहल्ले में तो लड़कियों की शादी जल्दी करवा दी जाती है, पर मेरे माँ बाप पैसे की तंगी के कारण मेरी शादी नहीं करवा पा रहे थे। मजबूरन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी हमारे मोहल्ले के रोहन के साथ करवा दी, जो कि मेरे से 10 साल बड़े थे। वो एक शराबी थे, जिस वजह से हमारे मोहल्ले के कोई भी शख्स उन्हें अपनी बेटी देना नहीं चाहते थे। मैं शादी करके रोहन के घर आ गई। मेरी आंखों में कोई सपना नहीं था और ना ही कोई अरमान सजाकर मैं आई थी। शादी की पहली रात भी मेरे पति शराब पीकर आया था। वो जो भी कमाते आधे पैसे अपने शराब में ही उड़ा दिया करते थे और आधे मेरे हाथ में देते थे ताकि मैं घर चला सकूं। मैं किसी तरीके से घर चलाती थी। मैं अपने पति को समझाया भी करती थी कि आप शराब छोड़ दो, इससे आपके शरीर को नुकसान पहुंचेगा, पर वो चाहकर भी शराब नहीं छोड़ पाता था। वो नशे का इतना आदी हो चुका था कि उसके बिना उसका गुजारा ही नहीं चलता था। जब होश में रहता था तो बहुत ही अच्छा आदमी रहता और अपने भाई का नाम लेता था। जैसे ही शराब पी लेता वो मारपीट करने लगता था। नशा उतरते ही उसे अफसोस भी होता था। मुझे कहता कि मैं नशा छोड़ दूंगा। उसके शरीर को इसकी लत लग चुकी थी। अगर शराब नहीं पीता तो और परेशान हो जाता था। पर शादी के 3 महीने के अंदर ही वो बहुत बीमार पड़ गया और मैं इसकी सेवा में लग गई थी। मैं चाहती थी कि मेरा पति अच्छा हो जाए, पर उसकी तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही थी। मैं दिन रात उसकी सेवा करती थी। एक दिन रोता रोता उसने मेरे हाथ पर एक लिफाफा रख दिया और कहा, मनीषा, तुम बहुत अच्छी इंसान हो। मेरे मरने के बाद तुम ये लिफाफा खोल लेना। मैंने उससे कहा कि आप ऐसे मरने की बात मत किया करो। मैंने उस लिफाफे को संभाल कर रख दिया था और यही सोचा करती थी कि आखिर मेरे पति ने लिफाफे के अंदर ऐसा क्या रखा होगा कि वो अपने मरने के बाद ही मुझे उसे खोलने को कह रहे हैं। रोज रात को मैं वो लिफाफा देखती थी और मन करता कि मैं उसे खोल दूं, पर मैं अपने पति के जीते जी कैसे वो लिफाफा खोलूं। इसलिए मैंने अपने आप को रोक कर रखा हुआ था। मेरे पति को शायद पता लग गया था कि अब वो ज़्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रहेंगे और जल्दी ही चल बसेंगे। शादी के 3 महीने के अंदर ही मैं विधवा हो गई थी। मेरे माँ बाप ने एक शराबी से मेरी शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी, पर 22 साल की उम्र में मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरे पति की मौत के बाद मेरे माँ बाबा पति के घर तो आए थे, पर उन्होंने कहा कि बेटी, अब तुझे यहीं पर ही गुजारा करना होगा। मुझे भी मालूम चल चुका था कि अगर मैं घर जाऊंगी तो भाभी के साथ कलेश होगा। जब कुंवारी थी तभी वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, और अब तो मैं विधवा हो गई हूँ। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगी। मैं पति के मरने के शोक में थी कि तभी मुझे उस लिफाफे का ध्यान आया जो मेरे पति ने मुझे दिया था। उस लिफाफे को खोलने से मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मेरे पति को कुछ बताना होता तो ऐसे भी बता सकते थे। आखिर मेरे पति ने मुझे वो लिफाफा क्यों दिया? इसके अंदर ऐसा क्या होगा और वो रो क्यों रहे थे? ये सोच सोचकर मुझ में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उसे खोलूं।
मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, बस यही एक उम्मीद बची हुई थी। अगर लिफाफा खोलकर मैं ना उम्मीद हो गई तो मैं टूटकर बिखर जाऊंगी। मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैंने इतनी गरीबी में जिंदगी बिताई है और आज जिस हाल में हूँ मैं बिल्कुल डूब रही हूँ और मुझे एक तिनके के सहारे की ज़रूरत है। कोई भी इंसान मुझे सहारा दे दे, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपना सब कुछ निछावर भी कर सकती हूँ। बस कोई मेरे कंधे पर हाथ रख दे, मुझे अकेली को सहारा दे दे। आखिर में मैंने उस लिफाफे को खोला तो मैं दंग रह गई थी कि मेरे पति मेरे लिए क्या छोड़ गए हैं। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए उसके अंदर के कागजात मेरी समझ से बाहर थे। मैंने सोचा किसी दूसरे शख्स से पढ़वाती हूँ। मैं उसे लेकर मेरे एक बचपन के दोस्त के पास चली गई। उसने 10वीं तक पढ़ाई कर रखी थी। मेरे दोस्त संजीव ने उसे पढ़कर बताया कि तुम्हारे पति तुम्हारे लिए लाखों की जायदाद छोड़कर गया है। पर उसके बाद उसने जो कहा वो सुनकर तो मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा था। मेरे पैरों के तले जमीन निकल गई थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि संजीव ने ये क्या पढ़कर मुझे सुनाया है। उसने कहा कि रोहन ने तुम्हारे नाम पर गांव की जमीन और खेत कर दी है, लेकिन इस संपत्ति को पाने के लिए मुझे उसके पागल भाई से शादी करनी पड़ेगी। उसका पागल भाई गांव में रहता है और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए उसने ये खेत और घर अपने भाई के नाम पर ही रखा था और उसकी हिस्सेदारी भी नहीं की थी, क्योंकि उसका भाई बेसहारा था। और संपत्ति को पाने के लिए अगर मैं उसके भाई से शादी कर लूं तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, लेकिन मुझे जिंदगी भर उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। मैं लिफाफे में कागज को लेकर अपने घर आ गई थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। जिंदगी भर मैं गरीबी में अपने दिन काटे हैं और अब गांव में मेरा अपना घर होगा, मेरा अपना खेत होगा, पर उसके लिए मुझे उसके पागल भाई से शादी करनी पड़ेगी। मैं सोच में पड़ गई थी। मेरे पास बचे सारे पैसे पति के इलाज में ही चले गए थे और अब घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बस एक झोपड़ी थी जो कि किराए की थी। अगले महीने का किराया ना देने पर मकान मालिक घर से निकाल देगा। 2 दिन इसी तरीके से ही गुजर गए, लेकिन उसके बाद संजीव और उसकी पत्नी मेरे घर पर आए। संजीव ने कहा कि मैंने पता लगाया है, सचमुच ज़मीन काफ़ी बड़ी है और इसमें अच्छी खेती भी होती है। अगर तुम गांव चली जाओगी तो तुम्हारी ये गरीबी भी मिट जाएगी और तुम्हारी जिम्मेदारी लेने वाला भी कोई नहीं है। बड़ी मुश्किलों से तो रोहन तुमसे शादी करने को तैयार हुआ था, वरना बिना दहेज के तो शादी करना ही मुश्किल ही था। इससे अच्छा है कि तुम उसके पागल भाई से शादी कर लो। कम से कम तुम उसकी देखभाल तो कर पाओगी और तुम्हारा गुजारा भी बहुत अच्छे से चल जाएगा। मैंने अपने घर के बचे हुए सामान बेच दिए और घर खाली करके उस गांव की ओर चल पड़ी। मैं रोहन के भाई के घर पहुंच गई। उसका नाम सोहन था। शक्ल से तो मुझे ठीक ठाक लग रहा था, बस बुद्धि उसकी बच्चों के जैसी थी। मैंने उससे कहा कि जो कुछ भी रोहन ने उस लिफाफे पे मुझे लिख कर दिया था मुझे मंजूर है। सोहन तो ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि मैं उससे शादी के लिए तैयार हूँ। सोहन 25 साल का होगा और मंदबुद्धि होने के कारण किसी भी लड़की से उसकी शादी नहीं हो पाई थी। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो एक लड़की मुझसे मिलने आई। जब सोहन खेतों में था, मुझसे बोली, क्या आप सचमुच सोहन से शादी करना चाहती हैं? आपको तो उसके बारे में पता ही होगा ना। मैंने कहा कि मैं उसके भाई की बीवी हूँ और उनके भैया मरने से पहले मुझसे यही चाहते थे। मैं काफ़ी गरीब हूँ और मेरे पति के मरने के बाद मैं बेसहारा हो गई हूँ। उसने कहा, मैं भी सोहन से प्यार करती थी, मैं भी बहुत गरीब हूँ। मेरे माँ बाप मेरी शादी नहीं करवा पा रहे थे। सोहन पहले से ऐसा नहीं था, लेकिन उसको ये बीमारी लगने के बाद मैं उससे मिलने आई थी, क्योंकि मैंने सुना था कि प्यार से ही बीमारी ठीक हो जाती है। पर उसने मेरे साथ ये कहकर वो रोने लगी, कहने लगी, मैं तो कभी भी सोहन से शादी नहीं करूँगी। आप सोच लो, आपको उससे शादी करनी है या नहीं। ये कहते ही वो उठकर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं उससे और कुछ पूछती, सोहन वहाँ पर आ गया और वो लड़की डर के मारे वहाँ से भाग गई। सोहन का मन बिल्कुल बच्चे जैसा है। आखिर वो लड़की मुझे ऐसा क्यों बोल रही थी? मैं सोच में पड़ गई कि वो लड़की इतनी परेशान होकर क्यों रो रही थी। सोहन ने उसके साथ ऐसा क्या किया होगा? पर मेरे पास अब कोई चारा भी नहीं था। मेरा अपना परिवार मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था
इसलिए मैंने उस लड़की की बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया। सोहन का घर काफ़ी अच्छा था। घर में किसी भी सामान की कोई कमी नहीं थी और वो घर भी उसका अपना था। मैं उसके साथ खेत भी देख आई थी। मैं बहुत खुश थी और भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि अब मेरी ज़िंदगी अच्छे से बीतेगी। मैंने सोहन से शादी कर ली। वो बच्चों की तरह खुश हो रहा था और मैं भी अपने फैसले से बहुत खुश थी। आखिरकार मुझे एक अमीरी की ज़िंदगी मिलेगी जिसकी चाह हर किसी को होती है। मेरे माँ बाबा और भाभी ने मुझे फ़ोन करके सारी बातें पूछी थी, तो मैंने बता दिया कि सोहन बहुत अच्छे इंसान हैं और मैंने उनसे शादी कर ली है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरी भाभी तो ये सुनकर थोड़ी जल भुन रही थी, क्योंकि अचानक मेरी हालात अच्छे हो गए थे और वो लोग गरीबी का जीवन बिता रहे थे। जब रात हुई तो मैं अपने पति के कमरे में सोने के लिए गई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही मैं उसके कमरे में घुसी, कमरे का नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने पति को जिस हाल में देखा, डर के मारे चीखते हुए मैं कमरे से बाहर निकल आई और मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। सोहन एक हट्टा कट्टा आदमी है और उसके शरीर में बहुत ताकत है। वो पीछे पीछे आया और मेरा हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती मुझे कमरे के अंदर ले गया और एक रस्सी से मेरा हाथ पैर बांध दिया और चाबुक निकालकर वो मुझे मारने लगा। मैं दर्द से चिल्ला रही थी और उसे बहुत मज़ा आ रहा था। कभी धीरे मारता तो कभी तेज। मेरी हालत ख़राब होने लगी थी तो उसने मेरे साथ वो सब कुछ किया और उसके बाद उसने मेरी रस्सियाँ खोल दी। मैं वहीं बेड पर पड़ी रह गई और दर्द से तड़पती रही और वो शायद दूसरे कमरे में जाकर सो गया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पागल पति मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ करेगा। अगले दिन मुझसे चला भी नहीं जा रहा था और मेरा पूरा बदन टूट रहा था। दिन भर तो सोहन बच्चों की तरह रहता। रात होती ही तो उसका जालिम रूप मेरे सामने आ जाता था। उसको मुझे तकलीफ में देखने से बहुत मज़ा आता था और उसका चेहरा सुख से भर जाता था। ये कैसा मानसिक रोग है जिसमें मुझे इस तरह से दर्द मिलता है। अपने खेत वो खुद ही संभाल लिया करता था। उसकी हरकतों से मुझे ये लगा कि उसे बस रात वाली ही बीमारी है। पूरे 1 महीने तक मैं किसी तरीके से उसके साथ रही। हर रात मुझे तड़पाता और मेरे साथ संबंध बनाता। आखिरकार मैंने संजीव को कॉल करके सारी बात बताई और उसकी मदद से मैंने सोहन का इलाज करवाना शुरू किया। मुझसे अब दर्द नहीं सहा जाता था। मैं उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गई। धीरे धीरे इलाज के साथ वो स्वाभाविक होता चला गया। हमें ज़िंदगी भर इलाज करवाना था, पर अब वो मेरे साथ मारपीट नहीं करता था और मुझे अच्छे से रखता था। ऐसे ही धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी पटरी पर आ गई और अब मैं उसके साथ हंसी खुशी से रहने लगी थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।